जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के रैपिड रिवीजन की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार करेंगे बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 1 नंबर और 1.5 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से। आपको बताना चाहूँ, अपनी जो फर्स्ट बुक थी उसका जो दूसरा चैप्टर था उसमें एक टॉपिक पढ़ा था आपने, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। 3 घटकों की बात की थी वहां पर, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की। तो इसका मतलब प्रवास की बेसिक जानकारी हमने फर्स्ट जो बुक है उसके अंदर प्राप्त कर ली थी। उसी बात को ही वहीं से ही जोड़ते हुए आज हम इंडिया के संदर्भ में इस सेकंड बुक के दूसरे चैप्टर को अच्छे से तैयार है वो करेंगे। तो आपने उस बुक के अंदर जान लिया था भी प्रवास, माइग्रेशन किसे कहते हैं, और प्रवास के कारणों को भी, दोनों कारक, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। तो ये फर्स्ट बुक के अंदर भी है दोनों बातें और सेकंड के अंदर ही है। तो इन दोनों को यानी पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों को हमने अच्छे से जान लिया। उसके साथ ही हमने उत्प्रवासी क्या होते हैं और अप्रवासी क्या होते हैं इनको भी जान लिया था। अब यहीं से अपनी बात जोड़ रहा हूं। भारत के अंदर क्या है, यूपी और बिहार से जो लोग हैं ना वो ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के अंदर प्रवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपी और बिहार से उत्प्रवास हो रहा है। कहां हो रहा है, एक तो ये ध्यान रखिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का नाम आता है। तो वहां पर वो लोग अप्रवासी कहलाते हैं। तो एक छोटा प्रश्न यहां है। इसके साथ साथ ही आप जानिएगा, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे यानी उपनिवेश काल के अंदर जो अंग्रेज लोग थे वो भी इन यूपी बिहार के मजदूरों को, यहां के लोगों को रोपण कृषि करने के लिए गिरमिट एक्ट के तहत मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, फिजी और दक्षिणी अफ्रीका है वो भेजते थे। तो उपनिवेश काल में अंग्रेज रोपण कृषि के लिए गिरमिट एक्ट के तहत यूपी बिहार के लोगों को कहां भेजते थे, मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, वेस्ट इंडीज वाले द्वीप, फिजी और साउथ अफ्रीका भेजते थे। अब बात करें भी भारत की जो जनगणना होती है उसमें प्रवास की गणना के आधार कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रवास की गणना भी 2 आधार पर की जाती है। एक तो जन्म स्थान जिसे हम जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं, और दूसरा निवास स्थान यानी पिछले निवासी से प्रवासी के आधार पर की जाती है। तो ये दोनों तथ्य भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक अर्थात हम राष्ट्रीय प्रवास कह लें, और एक है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। दोनों की परिभाषा ध्यान रखिए। एक प्यारा प्रश्न बनता है, आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखिए। तो जब देश के भीतर ही प्रवास होता है, देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरे जगह पर हम जाते हैं तो उसे आंतरिक या राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। ये अंतरराज्यीय भी हो सकता है यानी एक ही राज्य के बीच, या अंतरराज्यीय यानी 2 राज्यों के बीच में भी इस प्रकार का प्रवास हो सकता है। तो देश के भीतर होने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास, जबकि देश के बाहर या अन्य देशों से कोई देश के अंदर आता है तो ऐसा प्रवास क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें भी किस देश से लोग भारत के अंदर ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिए वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत में सर्वाधिक लोग प्रवास है वो करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है भी आंतरिक प्रवास की 4 धाराओं के नाम लिखिए। अगर सीधा प्रवास की धारा आ जाए तब भी आपको यही लिखना है, आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं यानी कहां से कहां। तो गांव से गांव एक धारा तो ये होती है, ग्रामीण से ग्रामीण। और भारत के अंदर ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास है वो सबसे ज्यादा महिलाएं करती है, और वो भी कब, विवाह के उपरांत, यानी मायके से ससुराल आ जाती है तो मोस्टली एक गांव से दूसरे गांव में ही महिलाओं की शादी हो जाती है, तो स्त्री प्रवास होता है विवाह के उपरांत।
किस धारा में? ग्रामीण से ग्रामीण में। दूसरी धारा है ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से शहर की तरफ। यहां पर पुरुष है वो ज्यादा प्रवास करते हैं और किसके लिए? काम और रोजगार के लिए करते हैं। तीसरी धारा है नगरीय से नगरीय, यानी नगर से नगर की तरफ, एक नगर से दूसरे नगर गया। और चौथा है नगर से ग्रामीण, यानी नगर से यानी शहर से वापिस गांव की तरफ। तो ये चारों धाराओं के आप अच्छे से नाम ध्यान में रखिएगा। और साथ में ध्यान रखिए स्त्री प्रवास किसकी वजह से होता है? विवाह की वजह से। पुरुष प्रवास किस लिए करते हैं? काम और रोजगार की तलाश के अंदर करते हैं। तो ये भी एक 1.5 नंबर के हिसाब से एक प्यारा क्वेश्चन बनता है और इसी के अंदर छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है। इसके बाद में इस चैप्टर का अंतिम बिंदु और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट और वो है प्रवास के परिणाम। याद कीजिए इस चैप्टर का नाम प्रवास के कारण और परिणाम। कारणों के बारे में तो कई बार जिक्र हो चुका है, परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखते हो चाहे लास्ट ईयर के पेपर हो या मॉडल पेपर हो, सभी के अंदर प्रवास के परिणाम का 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा है। तो आप इन चारों परिणामों के 2-2 बिंदु है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक परिणाम पर। आर्थिक परिणाम में आपको क्या लिखना है? जब आदमी प्रवास करता है, चाहे वो किसी दूसरे देश गया हो या किसी दूसरे नगर शहर या राज्य में गया हो, तो वहां पर वो कमाई करके पैसा अपने घर भेजता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हुंडी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब आर्थिक परिणाम की बात करें प्रवास में तो उसमें हुंडी का जिक्र आ जाना चाहिए। तो प्रवासियों द्वारा घर पर भेजी गई धनराशि को हुंडी कहा जाता है और उस हुंडी के माध्यम से उस घर का और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। किस तरीके से? उससे वो अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, अगर उनका कोई कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने में, कोई बीमारी आ गई तो उसके इलाज के अंदर, बच्चों के विवाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपना सुंदर सा घर बनाने के लिए उस हुंडी का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में इस प्रकार से उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि का विकास भी होता है। तो ये बात आप आर्थिक परिणाम में लिख सकते हो। अब बात आती है उसके बाद में भी जननांकिकीय परिणाम, यानी जनसंख्या की दृष्टि से। जैसे यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा चले गए, तो आप खुद सोचिए इससे क्या फर्क पड़ रहा है। जननांकिकीय का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से। इससे क्या होगा? जो नगरों की जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, तो नगरों की जनसंख्या में इससे वृद्धि होती है। एक ये परिणाम देखने को मिलता है। और दूसरा, इन दोनों जगहों का उत्प्रवासी और अप्रवासी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, चाहे शहरों की बात हो, तो वहां का लिंगानुपात है वो गड़बड़ा जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो नगरों के अंदर तो क्या होगा? लिंगानुपात घट जाता है, जबकि गांव में लिंगानुपात है वो बढ़ जाता है। तो जननांकिकीय के परिणाम में 2 तथ्य, इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और वहां का लिंगानुपात है वो असंतुलित हो जाता है। तीसरा आता है सामाजिक परिणाम। प्रवास के सामाजिक परिणाम की बात करें, देखिएगा जब आदमी प्रवास करता है, जिस किसी जगह जाता है तो वहां पर नई टेक्नोलॉजी को सीखता है, वहां परिवार नियोजन के बारे में समझता है, भी बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है इन चीजों को समझता है। कहने की बात है भी नए विचारों को जानता है। और ये नए विचारों का जब नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ है वो इस प्रवास से फैलाव होता है। तो आदमी कहीं गया, किसी नगर के अंदर गया, वहां नए नए विचार सीखता है और घर आता है तो उन विचारों को अपने घर पर लागू करता है। तो अच्छे विचारों को लागू करना एक सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ ये काम। और दूसरा है जब आदमी कहीं काम करने के लिए जाता है तो वहां उसे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो वहां पर उसको मिलते हैं और उन संस्कृतियों की जो अच्छी बातें हैं वो आदमी उनको अपने जीवन में लागू करता है और इससे उसके समाज के ऊपर सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ता है। और लास्ट में बात करें पर्यावरणीय परिणाम क्या रहता है प्रवास के, तो देखिएगा जब आदमी प्रवास करता है
तो इसका मतलब वहां की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो हम एक तो ये कह सकते हैं भी नगरीय जो बस्तियां हैं उनकी अनियोजित वृद्धि हो जाती है, अनप्लान्ड ग्रोथ हो जाती है जो, और दूसरा गंदी बस्तियां हैं उनका भी जन्म हो जाता है और वहां पर पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या है ये भी बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, ठोस कचरे के निपटान की समस्या आ जाती है, वाहित मल है उसकी प्रॉब्लम है वो वहां पर आ जाती है। तो नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होना, गंदी बस्तियों का निर्माण होना और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में वृद्धि होना, ये परिणाम आप किसमें लिखेंगे? पर्यावरणीय परिणाम के अंदर। तो ज्यादा आपको बड़े में नहीं, आपको कम से कम दो दो पॉइंट है वो इनके आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम के अंतर्गत लिखने हैं और एक प्रश्न यहां से आने की पूरी संभावना है वो बोर्ड के अंदर रहती है। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, छोटा सा, इतनी सी बातें अगर आपको इस चैप्टर की याद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बोर्ड में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप अच्छे से रिवीजन काम है वो करते रहिएगा। मैंने कहा था भी हम दोनों बुक के जो सिमिलर चैप्टर हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। अभी तक हम फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, और सेकंड चैप्टर के हम सेकंड जो बुक है उसके 2 चैप्टर, पहला और दूसरा है वो कर लिया है। अब अगला जो अपना रिवीजन क्लास होगी, जो छठी रिवीजन क्लास होगी, वो आपकी फर्स्ट बुक का जो मानव विकास वाला टॉपिक है उसकी करेंगे और उसके बाद में इंडिया वाली बुक का जो मानव विकास है उसका रैपिड रिवीजन है वो करेंगे। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।